कैसे मुझे तुम मिल गई। भाग 6। जयेश ने अब बिना एक शब्द कहे अर्जुन पर झपटना चाहा, तो अर्जुन फुर्ती से एक तरफ को हटा और जयेश पर लपका, लेकिन वो भी उड़कर दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। अनवे भी पीछे उन सब से लड़ने लगा और आनिया की तरफ किसी को भी बढ़ने से रोकता रहा। अर्जुन और जयेश एक दूसरे को पटकते हुए और उड़ते हुए चोट भी खा रहे थे, फिर भी बहुत जोश से लड़ रहे थे। जब अर्जुन इधर लड़ने आता तो अन्वे जयेश को घेरता, और जब अन्वे इन सब पर ध्यान देता तो अर्जुन जयेश पर झपटता। भारी बारिश में सब एक दूसरे पर टूट पड़े थे। अन्वे अपने लंबे दांतों से जयेश के दल को चीर फाड़ रहा था, तो अर्जुन भी अपने लंबे नाखूनों से उन जॉम्बीज की गर्दन काट रहा था। अन्वे और अर्जुन ने मिलकर जॉम्बीज को उनकी गर्दन अलग करते हुए फुर्ती से मार डाला था। जयेश को भी अब तक जाने नहीं दिया था। जब निकुंज और आदेश वगैरह इन दोनों पर हावी होने लगे तो अर्जुन ने आकाश की तरफ मुंह करके नीली रोशनी छोड़ी। अधिक तीव्रता वाली तरंगें भी इसके साथ वातावरण में घुल गई। देखते ही देखते आसमान में चमगादड़ों का एक झुंड आ गया और जंगल में उतरते हुए वो सब अपने वैम्पायर रूप में आ गए। अर्जुन ने उन्हें बस निगाहों से इशारा किया और वो जयेश के साथियों पर टूट पड़े। जयेश का भी दल उनके साथ लड़ने लगा। अर्जुन ने जयेश को घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी जयेश हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपने दल के साथियों से अर्जुन पर हमला करने को कहकर एक तरफ को छिप गया, और जब अर्जुन उसके साथियों से घिर गया तो मौका पाकर अर्जुन का ध्यान भटकाते हुए जयेश वहां से भाग गया। जयेश के भागने के बाद बचे कुछ साथी भाग गए तो कुछ मारे गए। अर्जुन की तरफ के भी कुछ वैम्पायर मारे गए। अर्जुन ने अपने बचे हुए साथियों को जाने का इशारा किया और बोला, जल्दी ही मिलूंगा आप सबसे। उनके जाते ही आनिया को हिलता देखकर अर्जुन ने उसके सिर को अपनी हथेली की सहायता से ऊपर किया और अपना दूसरा हाथ आगे करते हुए बोला, पियो। आनिया ने अर्जुन के हाथ में अपने दांत चुभा दिए और उसका रक्त अंदर जाते ही आनिया की गर्दन में चुभी हुई वो सुई बाहर आ गई, तो अन्वे ने उसे उठा लिया। आनिया पूरी तरह होश में आ गई तो उसने अर्जुन का हाथ छोड़ दिया और खड़ी हुई। अर्जुन ने भी अपनी आस्तीन का बटन लगा लिया और अन्वे के पास आया तो अन्वे बोला, ये सुई थी। अर्जुन ने वो सुई हाथ में ले ली और बोला, कोई औषधि बना रहे हैं वो लोग, जिससे कुछ देर के लिए हमें अचेत कर सकते हैं और अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। अन्वे ने उसकी तरफ देखा और बोला, फिर? अर्जुन आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने भी लगाया हुआ है अपने कुछ खास लोगों को ऐसे काम पर। कुछ स्पेशल फार्मूला तैयार करवा रहा हूँ जो हमारे काम आएगी आने वाले वक्त में। अचानक ही एक पत्ते के पीछे सरसराहट हुई तो अर्जुन गर्दन घुमाए बिना ही त्वरित रूप से उस दिशा में गया और अगले ही पल एक ज़ॉम्बी जमीन पर पड़ा था। अर्जुन ने अपने बड़े नाखूनों से उसकी गर्दन अलग कर दी थी। तीनों ही घर तो नहीं जा सकते थे, इसलिए अर्जुन ने अन्वे को घर भेज दिया और खुद आनिया के साथ अपने ठिकाने पर चला गया। के रास्ते अपने कमरे के बंद दरवाजे के अंदर आ गया और नहाकर चेंज कर लिया। आनिया और अर्जुन भी फ्रेश होकर आराम करने लगे। अगले दिन वो काउंसिल की मीटिंग में भाग लेने वाले थे। परिषद में बहुत से लोग उपस्थित थे। परिषद प्रधान अल्ट्रा मुख्य सीट पर बैठ गया था। अर्जुन ने वहां कदम रखा और उनका अभिवादन किया। विनेश, जयेश का भाई, भी वहां उपस्थित था। आनिया और अर्जुन ने अपनी सीट पकड़ ली। कुछ अन्य वैम्पायर्स आए और उनसे बातें करने लगे। सभी वैम्पायर के इलाके बटे हुए थे, जैसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, इस तरह से अन्य हिस्से भी बटे हुए थे। अर्जुन पूर्वी भाग से संबंध रखता था, जबकि जयेश उत्तरी भाग से। इसके बावजूद उसने पूर्वी भाग में आकर रक्तपात करने की हिम्मत की थी। सिरिसा आकर अर्जुन के पास की सीट पर बैठ गई और उसका अभिवादन किया, तो जवाब में अर्जुन ने भी उसे ग्रीट किया। वह अर्जुन से मुस्कुराते हुए बातें करने में व्यस्त थी, तो अर्जुन के हाथ पर हाथ रखते ही अर्जुन ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपनी गहरी नज़र से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप बहुत आगे तक सोच रही है सिरिसा। जो आप सोच रही है वैसे किसी भी संबंध का मेरा कोई विचार नहीं। आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सिरिसा उसकी बेबाकी से अवाक रह गई और अर्जुन उठकर जिग्नेश की तरफ बढ़ गया। वो दक्षिण भाग से संबंध रखता था। आनिया उत्तरी भाग से संबंध रखने वाली शैलजा से किसी बात पर चर्चा करने में व्यस्त थी। विनेश भी एक तरफ दक्षिण भाग से आई डेलजिया से बातें कर रहा था और नजरें बराबर अर्जुन पर ही थी। अर्जुन जिग्नेश से बातें करते हुए भी हर वक्त पैनी नज़र रखे हुए था। जब सभी सदस्य आ गए तो परिषद प्रधान अल्ट्रा ने सबको अपनी परेशानियों और सुझावों को रखने को कहा।
सभी अपने अपने भाग से संबंधित समस्याओं को सामने रखने लगे। फिर अर्जुन ने भी अपनी समस्या रखी। उत्तरी भाग से मेरे संबंध बिगड़ने के कगार पर है मिस्टर अल्ट्रा। मैं अपने क्षेत्र में शांति और सुकून बनाए रखना चाहता हूँ, जबकि उत्तरी भाग के जयेश ने मेरे क्षेत्र में बार बार घुसपैठ की कोशिश की है। वो लगातार इंसानों पर हमले कर रहा है। इंसानों की घटती संख्या की वजह से हमारा वजूद उनकी नज़रों में आ जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस संबंध में आपको उन्हें चेतावनी देने की ज़रूरत है? अल्ट्रा ने विनेश की तरफ देखा तो वह खड़े होते हुए बोला, मिस्टर अल्ट्रा, हम वेम्पायर हैं और हमें ताकत के लिए खून की ज़रूरत है। जानवरों से ज़्यादा इंसानों का खून हमें पसंद है। कभी कभार इंसानों के शिकार में क्या बुराई है? ये तो संसार का नियम है कि कमज़ोर पर बलिष्ठ का जोर चलती ही है। और फिर हम सबको मारते ही नहीं हैं, कुछ को अपने जैसा बनाकर अपने दल का विस्तार भी कर रहे हैं। अर्जुन अब एकाएक उठकर फुर्ती से उसके सामने पहुंच गया और उसकी निगाहों में देखते हुए बोला, करो जो करना है, लेकिन अपने क्षेत्र में। मेरे भाग में अगर पैर पसारने की कोशिश की तो मैं भी अब ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अर्जुन, अपनी जगह पर जाइए। ये परिषद है, युद्ध का मैदान नहीं। यहाँ शांति से बातचीत करें। अल्ट्रा ने कहा तो अर्जुन विनेश को घूरते हुए अपनी चेयर पर विराजित हो गया। अल्ट्रा ने आगे बोलना जारी रखा, विनेश, हम समझ रहे हैं कि आप इंसानों को देखकर काबू नहीं कर सकते और ये नेचुरल भी है क्योंकि हमारी प्रजाति ही ऐसी है। लेकिन अर्जुन की बात भी सही है, आपको उनके क्षेत्र में ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। आगे से आप इस बात को ध्यान में रखें कि किसी और के क्षेत्र में घुसपैठ ना करें। ठीक है, ध्यान रखूंगा, विनेश ने कहा तो अर्जुन ने उसे घूरकर निगाहें हटा ली। सभा खत्म हुई तो सभी वहां से निकल गए। आन्या घर चली गई, लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। वह अभी अपने जरूरी कामों के सिलसिले में दूसरे भागों का दौरा करने चला गया था। लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। कामना अब ठीक हुई तो उसने फिर घर का काम संभाल लिया, लेकिन उसे अर्जुन उस दिन के बाद से कहीं नज़र नहीं आ रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन कहाँ चला गया है, और चला गया है तो क्यों चला गया है। क्या मेरी बातों से हर्ट होकर चला गया? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो इतना समझदार तो है ही कि मेरी सिचुएशन समझ सके। उधर अनीमा और अनवेका एक दूसरे को छिप कर देखना जारी था। अनीमा उसे पहचानने की कोशिश में देखना चाहती, लेकिन अनवे कोई मौका ही नहीं देता था उसे खुद को देखने का। जब भी अनीमा उसकी तरफ देखती, अनवे पल भर बाद फौरन उसकी तरफ निगाह उठा लेता और अनीमा की नज़र स्वतः ही नीचे हो जाती या फिर हट जाती। सिवा आन्या को दूर से देखकर रह जाता था। आज आन्या छत पर टहल रही थी। मौसम सुहाना हो रहा था, बादल गड़गड़ा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी आन्या के छत पर होने की बात से अनजान सिवा भी छत पर चला आया। आन्या उस वक्त छत के दूसरे हिस्से की तरफ थी और उधर दीवार थी, इसलिए सिवा उसे देख नहीं पाया। वह आराम से आकर एक तरफ को बैठ गया और अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ गया। वो वैम्पायर के बारे में ही सर्च कर रहा था। उसे हमेशा से इन विषयों में दिलचस्पी थी। हॉन्टेड जगहों पर जाना और हॉरर बुक्स पढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता था। आजकल वो वैम्पायर के बारे में पढ़ रहा था, इसलिए आराम से एकांत की तलाश में छत पर चला आया था कि नीचे अनीमा देख लेती तो सवाल कर कर के परेशान करती और फिर रात में डर डर कर सबकी नींद खराब करती। जैसे ही कीपैड पर सिवा के हाथ चले, आन्या के कान खड़े हो गए और गर्दन उस तरफ घूम गई। सिवा छत पर ही नजर आया, जो कि कीपैड पर कुछ टाइप कर रहा था। तेज चलती हवा से उसके सीधे बाल माथे पर कभी इधर बिखरते तो कभी उधर, मानो हवा उसके बालों के संग खेल रही हो। पूरी तरह खुद में मग्न सिवा बेहद स्मार्ट लग रहा था। ब्लैक शर्ट डाली हुई थी जिसकी आस्तीन फोल्ड कर ली थी और नीचे ब्लैक कलर की ही जीन्स डाली हुई थी। किसी वैम्पायर से कम आकर्षक तो लग ही नहीं रहा था वो। आन्या की नज़र कभी किसी वैम्पायर पर भी इतनी देर नहीं ठहरी थी जितनी देर शिवा पर आज ठहर गई थी। शिवा की उंगलियों को कीपैड पर चलते देखकर आन्या उसी तरफ बढ़ गई और स्क्रीन पर वैम्पायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखकर उसकी आंखें पल भर को सिकुड़ गई थी। फिर वह तुरंत ही संभल गई और बोली, मिलना चाहते हैं क्या इनसे? काफ़ी दिलचस्प बातें सर्च कर रहे हैं आप? शिवा ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, बस यूं ही। आप कब आई? आपसे पहले से थी मैं यहाँ, आन्या ने कहा। शिवा खड़े होते हुए बोला, आपको डर लगता है? नहीं, आन्या ने फौरन कहा। गुड। क्या लगता है आपको इस विषय पर? होते होंगे वैम्पायर? शिवा ने सामने देखकर बालों को सेट करते हुए पूछा। आन्या उसके सवाल को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी
और मन ही मन बोली, बेवकूफ़ इंसान। वैम्पायर के साइड में खड़ा होकर उसी से पूछ रहा है कि वैम्पायर होते हैं। शिवा ने तभी उसकी तरफ देखा तो उसे मुस्कुराते देखकर वह बोला, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने कि आप मुस्कान बिखेर रही है? आप मुझे बेवकूफ़ समझ रही है ना? आनिया अब गंभीर हो गई और बोली, नहीं, मेरा मानना है कि जैसे इंसानों का अस्तित्व है वैसे इन सब का भी अस्तित्व है। शिवा राहत की सांस लेते हुए फिर सामने नज़र करते हुए ही बोला, चलिए मानती है फिर तो बताता हूँ। जानती है आप, उस रोज़ जब मुझे वो पागल इंसान जंगल में ले गया था तो मेरे मन में बेहोशी के वक्त ये ख्याल आया था कि काश कोई वैम्पायर मुझे बचाने आए और मैं मिल सकूं किसी वैम्पायर से, उन्हें देख सकूं कि वो कैसे होते हैं। आनिया अब फिर मुस्कुरा उठी और बोली, बहुत अजीब ख्याल नहीं उठे थे आपके मन में? शिवा अब एक नज़र उसे देखते हुए बोला, ख्यालों पर किसका जोर है मिस? मैं तो जरा सी देर को होश में आया था तो एक पल को आपको वैम्पायर ही मान लिया था, इतनी दुधिया, गोरी और खूबसूरत भी। आनिया ने अब सीधे उसकी निगाह में देख लिया तो शिवा हड़बड़ा गया और बोला, नहीं ऐसे मत देखिए, बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं तो बस ख्याल की बात कर रहा था। कौन सा आप रियल वैम्पायर है? आनिया ने उसका दिमाग पटकर नज़र हटा ली, क्योंकि उसकी बातों से आनिया को शक हो रहा था कि कहीं वो सच तो नहीं जान गया। शिवा आनिया को गंभीर देखकर लैपटॉप उठाकर नीचे की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोला, अजीब लड़की है, खूबसूरती की तारीफ के बदले शुक्रिया भी नहीं कहा। आनिया अब बिना मुड़े बोली, शुक्रिया तारीफ के लिए। शिवा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा लेकिन आनिया की नज़रें सामने फील्ड की तरफ थी। शिवा नीचे चला गया और आनिया की मुस्कुराहट याद करते हुए अनीमा से बोला, गाना लगाना अनीमा। अनीमा ने अब रूम में जाकर गाना लगा दिया। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। शिवा ने मन ही मन कहा, क्या गाना लगाया है, परफेक्ट है मूड के हिसाब से। कामना खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। वह भी सॉन्ग सुनकर अर्जुन के बारे में सोचने लगी। क्यों नहीं आ रहा है वो घर? मैं चाहती थी कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो चला गया है तो। सूना सूना सा लग रहा है घर। उसकी वो कशिश भरी नज़रें, वो तीखी बातों के पीछे छिपी फिक्र, सब चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। अब बारिश होनी शुरू हो गई थी तो अनबे छत पर चला गया। शाम गहराने ही लगी थी और अनबे बारिश में भीगने का लालच नहीं छोड़ पाया। वह मूसलाधार पड़ती बारिश में भीगने लगा। पतली सी सफ़ेद टी शर्ट उसने डाली हुई थी जो भीगकर पूरी तरह बदन के पुष्ट मांसपेशियों के उभार को दिखा रहा था। कामना छत पर ही साबुत लाल मिर्च की थाली रखकर भूल गई थी जो उसने सूखने को डाली हुई थी। कामना को डांट पड़ती इसलिए अनीमा झटपट भागती हुई छत पर गई। वो नहीं जानती थी कि अनवे छत पर है। अनीमा अब उसे देखकर ठिठक गई। हालांकि अनवे की पीठ उसकी तरफ थी, फिर भी अनीमा की न तो नज़र उससे हटी और न ही कदम आगे बढ़े। उसकी पीठ और मजबूत बाहों को वह देखती ही रह गई। वह हाथ मोड़े, चेहरा ऊपर उठाए, बालों को पीछे की तरफ सेट कर रहा था तो बॉडी देखने लायक थी। अनवे को जब उसके कदमों की आहट नहीं आई तो वह उसकी तरफ पलटते हुए बोला, मेरे साथ नहाना चाहती है आप बारिश में? अनीमा ने उसे अपनी तरफ पलटते हुए देखकर पलकें झपकाई और मुंह खुला का खुला रह गया। हूँ धीरे से उसके मुंह से निकला, क्योंकि सवाल से वो चौंक गई थी। अनवे के चौड़े सीने और एब्स को देखते हुए वह नज़र इधर उधर करने लगी तो अनवे मुस्कुरा उठा और बोला, आइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर आप ऐसा चाहती है तो। नहीं, मैं तो काम से आई थी, अनीमा ने लड़खड़ाती जवान में कहा, और मुझे देखकर काम भूल गई, हॉट हूँ ना? अनवे ने व्यंग से मुस्कुराहट बिखेरी। अनीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनवे से सच में नज़र हटाना भारी हो रहा था। बहुत कातिलाना व्यक्तित्व लग रहा था उसका। अनीमा ने आगे बढ़ना चाहा तो अनवे फौरन बोला, एक मिनट। अनीमा रुक गई तो वह आगे बढ़ा और बोला, आप सूखी हुई है, बेकार में भीग जाएंगी, मुझे बताइए क्या चाहिए? मिर्ची, अनीमा ने जल्दी से कहा। कमाल है, मिर्ची को मिर्ची चाहिए। अनवे बुदबुदाया और थाली उठाकर अनीमा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये चाहिए था ना, लीजिए। अनीमा ने जल्दी से उसे पकड़ा ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन हड़बड़ाहट में अनवे की उंगलियों को ही पकड़ लिया था तो शरीर में सनसनी सी दौड़ गई और उसने झटके से हाथ के साथ साथ थाली भी छोड़ दी। वह स्लिप होकर सीढ़ियों से गिरने वाली थी कि तभी अनवे ने एक हाथ से थाली को ऊपर की तरफ उछाल दिया और दूसरे हाथ से अनीमा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अनीमा उसके सीने से आड़ टकराई थी
और गिरने के डर से उसने अनवे की टी शर्ट को सामने से अपनी हथेलियों में पकड़ लिया था। उनके ऊपर लाल मिर्च की बारिश हो रही थी। थाली अनवे ने कैच कर ली थी ताकि नीचे गिरकर आवाज़ होने पर कोई ऊपर न आ पाए। अब जब अपनी टी शर्ट को पकड़े हुए अनीमा पर उसका ध्यान गया तो वह मुस्कुरा उठा। अनीमा की तेज चलती धड़कनें वह महसूस कर पा रहा था। उसकी गर्म सांसें सीने से टकरा रही थी और हाथों के रोंगटे खड़े थे। अनवे ने आंख मीचकर खड़ी अनीमा से धीरे से कहा, आंखें खोल सकती है आप। नज़दीक से देखने का मौका बड़े नसीब से मिला है, उसे यूं मत गवाइए। अनीमा उसकी बात सुनकर गालों पर गर्मी की एक लहर महसूस की और झट से आंखें खोलते हुए मुड़ी तो फिर गिरने को हुई, लेकिन अनवे ने वापस उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, फिर वही गलती? मतलब इतनी भी क्या हड़बड़ाहट? मैं कौन सा आपको खा रहा हूँ? अनीमा पर तो जैसे मदहोशी छाए जा रही थी। वह अलग हुई बैठकर सीढ़ियों पर से मिर्ची उठाने लगी तो अनवे ने थाली नीचे रख दी और खड़ा होकर चुपचाप उसे देखने लगा। अनवे के बालों से टपकते पानी और उसके करीब होने से वह भी ठीक ठाक भीग चुकी थी। अध गीले बालों में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ठंड से या फिर अनवे के वहाँ होने के डर से उसके होंठ काँप रहे थे, इसलिए वह दोनों होठों को आपस में भींच रही थी। हाथ भी काँप रहे थे क्योंकि मिर्च उठाती तो वह उसकी हथेली से छूटकर गिर जाती। अनवे ये देखकर झुका और मिर्च उठाने को हुआ तो अनीमा अब और असहज महसूस करने लगी। वह जल्दी से बोली, आप यहाँ से जाओ ना, मैं कर लूँगी ये काम। जाकर भीगो बारिश में। अनवे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोला, मैं क्यों भीगूं? आपको खुद को देखने का मौका एक बार दे दिया तो आपको क्या लगा कि फ्री ऑफर है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब, क्योंकि मैं नीचे चला। अनवे चला गया। अनीमा मिर्ची को थाली में रखते हुए नीचे उतर गई और कामना के पास आकर बोली, भाभी ये मिर्ची तो भीग गई। कामना ने मिर्ची छिपाकर फ्रिज के नीचे रख दी और बोली, जाने दो, कल सुखा लेंगे। जाओ चेंज कर लो, भीग गई आप तो। अनीमा चली गई तो कामना ने मन ही मन सोचा, कितना ख्याल रखती है ये मेरा, बहुत प्यारी है। पता नहीं कैसा घर मिलेगा इसे शादी के बाद। कामना काम करके नीचे उतरने लगी तभी लाइट चली गई। वह सीढ़ियों से उतरकर आगे बढ़ी तो किसी से टकरा गई। उसके मुंह से आवाज़ निकलती उससे पहले ही उस शख्स ने कामना के मुंह पर हथेली रख दी। कामना अब समझ गई कि ये अर्जुन है। अर्जुन ने उसके चेहरे पर से अपना हाथ हटा लिया तो कामना ने जल्दी से अपनी साड़ी के आंचल को कंधे पर डालते हुए मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कि अंधेरा है, वरना मैं कैसे दोबारा इसके सामने जाती। वह जल्दी से आगे बढ़कर अपने रूम में चली गई तो अर्जुन उसके मन की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर अपने कमरे में चला आया। लाइट कुछ देर बाद आई तो सब खाने बैठे। कामना का मन भटककर अर्जुन की तरफ जा रहा था तो वही नीलिमा भी अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। अर्जुन लाइट जाने पर आया था और दरवाज़ा भी खुला ही मिल गया था तो इसलिए उसके आने की बात से अभी वो अनजान थे। सासू माँ, वो लड़का नज़र नहीं आ रहा जो पहले दिन आया था, चला गया क्या वो? नीलिमा ने सरला से कहा तो सरला कामना की तरफ देखकर बोली, हो सकता है चला गया हो। इसकी हरकतों की वजह से कामना ने निगाह उठाकर एक नज़र उनकी तरफ देखा, फिर नज़र नीचे कर ली तो सरला बोली, देख क्या रही है? कोई भी इज्जतदार लड़का इस तरह नहीं टिकेगा जिस तरह तू उस पर डोरे डाल रही थी। मैं किसी पर डोरे नहीं डाल रही थी, कामना ने नज़र नीचे करके ही कहा। तो क्या नीलिमा डाल रही थी? सरला ने व्यंग से कहा। अनीमा अब बोल पड़ी, हो भी सकता है कि डाल रही हो। अनीमा, सरला और नीलिमा एक साथ उसे आंखें दिखाते हुए बोली। अनीमा ने भी निगाह मिलाते हुए कहा, क्यों माँ, हर बार कामना भाभी ही क्यों? और अभी की ही बात ले लीजिए ना। कामना भाभी ने तो एक बार भी नहीं पूछा कि अर्जुन जी कहाँ गए, लेकिन नीलिमा भाभी को बहुत चिंता है उनकी। इतनी चिंता नितिन भाई की क्यों नहीं कर रही? वो भी तो इस बार अभी तक नहीं आए हैं मुरादाबाद से लौटकर। अभी यही सवाल कामना भाभी ने पूछा होता तो आप पूरे घर को सिर पर उठा लेती, पता नहीं किन किन नामों से उन्हें नवाज देती। नीलिमा भाभी को क्यों नहीं डांटती कि वो अपने पति से मतलब रखे, ना कि गैर मर्दों से। बस अनीमा। नीलिमा ने उठकर अब अनीमा पर हाथ उठाना चाहा तो कामना ने नीलिमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी ये ओहदे में भले ही हमसे छोटी है लेकिन ये ननद है हमारी, इन पर हाथ उठाने का हक नहीं है हमें। नीलिमा हाथ झटकते हुए बोली, हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की और मुझे जवाब देने की? विधवा हो तुम, मुझे दोबारा मत छूना। अनीमा उठते हुए बोली, तो इनका बनाया हुआ खाना भी मत खाइए ना, इनसे कपड़े भी मत धुलवाइए, हर चीज़ तो इनकी छुई हुई ही है।
करिए ना सारे काम खुद से। सरला अब उसे डांटते हुए बोली, अनीमा बहुत बदतमीजी कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से। अनीमा गुस्से में उठकर चली गई तो नीलिमा और सरला भी कामना को घूरते हुए उठकर चली गई और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। शिवा ने अपने रूम में ही खाना मंगवा लिया था और कानों में ईयरफोन लगाए लैपटॉप में कोई वैम्पायर मूवी देख रहा था, तो उसे बाहर चल रहे नाटक के बारे में कुछ पता नहीं चला। कामना ने सारे बर्तन धोए और बिना अपने लिए खाना निकाले किचन से बाहर निकलने लगी तो अर्जुन अचानक किचन के दरवाजे पर आ गया। कामना ने उसे देखा तो नज़र हटाते हुए बोली, कुछ चाहिए था क्या आपको? अर्जुन ने धीरे से कहा, खाना खा लिया आपने? कामना ने जवाब नहीं दिया और बाहर निकलकर किचन का दरवाज़ा लगाने को हुई तो अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रख दिया। क्या कर रहे हैं आप? हाथ हटाइए, दरवाज़ा बंद करने दीजिए। कामना ने दबी हुई आवाज़ में कहा, पहले अपने लिए खाना निकालिए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। कामना ने सपाट लहजे में कहा तो अर्जुन बोला, ठीक है फिर बंद कर दीजिए दरवाज़ा, हाथ तो हटाइए, हाथ दब जाएगा आपका। कामना ने उसकी हथेली की तरफ देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, दब जाने दो। अर्जुन ने भी सहजता से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप प्लीज़ जाकर आराम से सो जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। कामना ने उसकी तरफ देखकर कहा तो अर्जुन ने किचन का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर बढ़ते हुए कामना का हाथ पकड़कर उसे भी किचन के अंदर खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप? कामना ने अब नाराज़गी से कहा। अर्जुन ने उसका हाथ छोड़कर उसकी निगाहों में देखते हुए कहा, हक का नाम दो तो हक जता रहा हूँ और ज़बरदस्ती का नाम दो तो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आपको जो समझ आए समझ सकती हो, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अर्जुन अब मुड़ा और खाना निकालने लगा तो कामना ने उसकी कलाई पर हाथ रखते हुए कहा, मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपका कंसर्न। अर्जुन ने उससे निगाह मिलाते हुए कहा, कंसर्न? और अगर मैं कहूँ कि ये कंसर्न नहीं प्यार है तो मैं आपका प्यार पाने के काबिल नहीं रही। कामना ने भी उसकी निगाहों में देखकर जवाब दिया और पलटकर जाने को हुई तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली और सामने आते हुए कहा, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप काबिल है या ना काबिल? कामना ने उससे नज़र मिलाए बिना कहा, बहस मत कीजिए, सब बदल चुका है। अर्जुन ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, आपके लिए चीज़ें बदल गई होंगी लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए आज भी सब पहले जैसा है। आराम से खाना खाइए, मेरे सामने आपकी मनमानी नहीं चलेगी। तन्हाई का दौर अब गुजर चुका, अब सिर्फ सुकून की पुरवाई चलेगी। इतना सब सुनने के बाद आपको लगता है कि निवाला मेरे गले से नीचे उतरेगा? कामना ने सवाल किया। अर्जुन ने खाना लेकर उसके सामने आते हुए कहा, उनकी बातों से ध्यान हटाइए तो शायद मैंने भी कुछ कहा है। क्या वो सुनने के बाद भी निवाला आपके गले से नहीं उतरेगा? कामना ने अर्जुन के सामने से हटना चाहा तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कामना ने उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने उसका हाथ छोड़ते हुए उसे स्लैब पर बैठने का इशारा किया। कामना ने मना कर दिया तो अर्जुन ने इशारे से कहा कि मैं बैठा दूँ। अब कामना इनकार में सिर हिलाते हुए चुपचाप स्लैब पर बैठ गई तो अर्जुन ने थाली रख दी और निवाला तोड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन कामना ने खाने से इनकार कर दिया तो अर्जुन ने अब निवाला थाली में रखते हुए एकाएक उसकी दोनों बाहें पकड़कर खुद के करीब खींच लिया तो कामना ने गिरने के डर से अपनी आंखें मींच ली। अर्जुन की बाह पर कामना की हथेलियां कस गई। उसका गठीला शरीर, मजबूत कंधे और देह से उठती सुगंध महसूस कर कामना घबराहट से सिमट जाना चाहती थी। वह विचलित हो उठी, मन में अजीब सी कसमसाहट उत्पन्न हुई और बदन में हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन फिर भी उसकी निकटता में सौम्यता थी। उसका स्पर्श नरम था, उसका सानिध्य डर उत्पन्न नहीं कर रहा था। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखते हुए हौले से कहा, और भी बहुत से तरीके हैं आपको खिलाने के। याद है टीवी देखते हुए एक बार किस तरह आप नज़रें चुरा रही थी चॉकलेट खिलाने का हीरो हीरोइन का तरीका देखकर। खिला दो उसी तरह। अर्जुन की बात से कामना का चेहरा ऐसे सुर्ख उठा जैसे किसी नवविवाहिता की मांग पर सुर्ख सिंदूर। कामना ने उसकी बात सुनकर अपनी बंद आंखें खोल दी और बोली, मुझे छोड़िए और जाइए आप यहाँ से, मैं खा लूँगी पक्का। अर्जुन ने उसे सीधा कर दिया और जाने को कदम बढ़ाया तो कामना मन ही मन बोली, उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। चेहरा इतना मासूम और हरकतें, उफ। अर्जुन ने अब रुककर पलटते हुए कहा, मैं अब भी वही अर्जुन हूँ जो आपको छूना अवॉइड करता था।
आज भी आप अछूती ही रहती, लेकिन आपके बार बार के इनकार ने इस हरकत पर मजबूर कर दिया। रही बात मासूमियत की, तो किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता कि वो मासूम है या शैतान, रोमांटिक है या अनरोमांटिक। हर किसी से बेरुखी जताने वाले शख्स की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके सामने वो बेहिसाब रोमांटिक हो सकता है। एहसास सबके सामने जाहिर नहीं किए जाते, और जिसके सामने एहसास जाहिर हो जाए वो खास होता है। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? कामना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। क्योंकि मैं आपके लफ्ज़ों से ज़्यादा आपकी खामोशियाँ सुनता हूँ, अर्जुन ने कहा और बाहर निकल गया। उधर दूसरी तरफ लेटी हुई नीलिमा सोच रही थी, इस कामना की हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इसे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं, अब की ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग कहानी तो देख लेते हो लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।